गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और जैसा कि ये हम लोग सामान्य आधारित विषय में पढ़ रहे थे। ये लास्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। हम लोगों ने शुरू किया था एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिट मतलब इकाई की स्थापना, फिर मैनेजमेंट को पढ़ा था, फिर मार्केटिंग को पढ़ा था। विपणन और विक्रय में अंतर क्या है, पिछले वीडियोज़ में आप सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसमें औद्योगिक संबंध इसको कहा जाएगा हिंदी में। और देखिए किताब के अंदर टॉपिक के अंदर कंटेंट के अंदर आपका विश्लेषण यही रहता है। तो आप कोई भी जैसे कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है, देखिए इसमें एक छोटा-सा कोना में बना के कॉपी में दे दिया कि आपको आजकल वेबसाइटों पे भी ये सब चीज़ें रहती हैं, साइड में चमकती रहती हैं, आप देखे होंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है। भर्ती क्या है, भर्ती आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आप एक छोटी-सी कोई राइस मिल या फ्लोर मिल या आटा मिल ही लगा रहे हैं, छोटा लगा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 15 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, अगर वो भी लगा रहे हैं तो वहाँ भी ये नियम लागू होगा। और ये जो है ये यूनिवर्सल नियम है और ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं या तो आप मालिक बनेंगे और या तो फिर आप नौकर बनेंगे। तो नौकर बनेंगे तो भी उस समय भी ये आपको जानना चाहिए और मालिक बनेंगे तब तो विशेष तौर पे जानना चाहिए। तो आइए हम लोग मालिक बन के सोचते हैं कि भर्ती क्या है? देखिए मैं ये बता रहा है, बुक कह रही है आपको भर्ती क्या है, भर्ती के स्रोत आपको कहाँ से मिलेंगे, कर्मचारी का चुनाव आप कैसे करेंगे और व्यावसायिक स्तर पर आपको अगर चुनाव करना है, मान लीजिए पर्टिकुलर अब यहाँ मैं कह दूँ कि कृषि के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए या फिर आपको एक मोबाइल दुकान के लिए, तो ये सब आपको व्यावसायिक चुनाव करना है तो उस स्तर पर वैसा ही आदमी आपको भर्ती करना पड़ेगा। तो आइए आगे देखें कर्मचारी चुनाव के नियम एवं नीति। भाई उसके लिए तो आपको नियम नीति बनानी पड़ेगी, इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस आप कर ही रहे हैं, देते ही हैं इम्तिहान। प्रशिक्षण ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ये रिवीज़न इसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ट्रेनिंग ले ली और फिर आप जो है उसी ट्रेनिंग पर 25 साल नौकरी कर रहे हो, ये जी गलत बात है। आपको अमेरिका वगैरह में आप देखेंगे तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स जो भी हैं, उनको साइट पे भी भेजा जाता है कि वो तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप साइट पे जाके काम करो और वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल हो, इंजीनियर हो, चाहे सिविल, चाहे मैकेनिकल, चाहे जो भी हो, उसी तरह से जब तक आप साइट पे नहीं काम करेंगे, तब तक जो है आप फिर ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा, आप ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर ना हैं, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि आगे चल के स्वरोज़गार करेंगे या अपना कुछ काम करेंगे या नौकरी करेंगे, जो भी करेंगे। 2 ही काम करना है, या अपना स्वरोज़गार करें आप या नौकरी करें। तो भर्ती करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब प्रशिक्षित आदमी रखिए, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड 2 तरह के आदमी होते हैं। तो कभी भी आप काम कराएँगे तो आप मेडिकल स्टोर ही खोलेंगे तो एक स्किल्ड रखेंगे और एक नॉन स्किल्ड रखेंगे। तो मतलब एक जानकार और एक थोड़ा कम अकुशल कहिए। प्रशिक्षण की विधियाँ क्या हैं और मज़दूरी की भुगतान मतलब उनका आप मज़दूरी भुगतान किस तरह से करेंगे। तो ये 2 पन्ने का ही ये बस एक आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, कक्षा 12 का ही कोर्स है ये। में है तो ऐसा नहीं कि मैं एमबीए की बात कर रहा हूँ, तो एमबीए, बीबीए के, लेकिन टॉपिक तो वही है लगभग। आप ध्यान से देखें। भर्ती का अर्थ मतलब किसी व्यावसायिक संस्था के सफलता उसके योग्य कर्मचारियों पर निर्भर करती है। यदि संस्था के सभी कर्मचारी लगन के साथ अपनी पूर्ण योग्यता से कार्य करते हैं, तो उस कार्य को आसानी से सफल बनाया जा सकता है और समय से पूर्व किया जा सकता है। मैंने कुछ काम किए हैं इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा-सा पहले करें, तो ये आप
जैसे कि 2018 में हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बना के पढ़ना शुरू किया और ऑडियो वीडियो के साथ-साथ हम लोगों ने क्लास भी और लगभग 70-75% से आप पास भी हुए और अपना रोज़गार भी आपके पास है और कुछ तो मालिक भी हैं। तो आइए आगे बढ़ें हम रिक्रूटमेंट आजकल भर्ती बहुत निकलती है, भर्ती को अग्निवीर भी कह लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक मेडिकल स्टोर भी खोलते हैं तो आपको भर्ती की ज़रूरत होती है। अगर आप बी फार्मा हैं और आप मेडिकल स्टोर खोलें तो एक आपको 2 आदमी तो कम से कम रखना ही होगा। तो उसको योग्यता पर निर्भर करेगी, वो व्यावहारिक हों, कैसे हों और कर्मचारी लगन से काम करें और इन बातों का ध्यान रखा जाता है। संस्था के अगर बड़ी है या छोटी है, राइस मिल है मान लीजिए गाँव की, तो संस्था के सभी कर्मचारियों में पूर्ण गुण और योग्यता होनी चाहिए। मतलब भर्ती का अर्थ यही है और किसी उद्योग की सफलता भी इसी पे निर्भर करती है। आगे हम देखें तो ये आपको कर्मचारियों की खोज करना होता है तथा उन्हें रिक्त स्थानों के लिए आवेदन पत्र देने के लिए प्रेरणा देने से है। ये एचआर का काम है। ये एचआर फिलिप्पियो इन्होंने कहा था और मतलब एचआर आजकल आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन मंत्रालय मैन पावर पर बहुत ही डिपेंड करता है। मैन पावर हमारे देश में बहुत है और 70% गांव में तो बहुत ज़्यादा है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि आशय आप आवेदन देने से है, कर्मचारियों को रिक्त स्थानों के लिए आवेदन देने से है, जिससे संस्था के लिए आवश्यक और योग्य श्रमिकों की भर्ती की जा सके। तो आप राइस मिल खोल रहे हैं तो श्रमिक और अगर स्कूल खोलना है तो आगे प्रशिक्षण बीएड वगैरह ये सब तमाम चीज़ें तो ये सब रहेगा। मान लीजिए आप स्कूल मैनेजमेंट में हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो औद्योगिक है तो आप अगर मोबाइल का खोल रहे हैं या ऑटोमोबाइल का खोल रहे हैं जिसका भी खोल रहे हैं तो उसमें आपको भर्ती के यही रूल लगाने होंगे, चाहे छोटे स्तर पे लगाएं या बड़े स्तर पे। आगे बढ़ें हम भर्ती के नियम क्या है। अगर आप राइस मिल में हैं, भर्ती में श्रमिकों की भर्ती का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, बिल्कुल वही जैसे कि रोजगार मेला लगता है। भर्ती का कार्य योग्य अनुभव और कुशल अधिकारियों को दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप भर्ती कर रहे हैं तो कुशल अधिकारी हों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा बना दिया जाए एक वीडियो तो बढ़िया बात है। और उसके बाद नए श्रमिक रखने से पूर्व उनका कार्य का विश्लेषण कर लें। एचआर का काम होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। एचआर एमबीए में एचआर एक सब्जेक्ट टॉपिक होता है। एचआर होता है, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, मैनेजमेंट होता है। तो उसमें एचआर होता है ये। तो नए श्रमिक अगर आप रख रहे हैं तो कैसे रखेंगे। आगे अगर हम देखें तो इनके स्रोत हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक है, एक बाह्य स्रोत है। तो भर्ती के आंतरिक स्रोतों से निम्न स्तर पर काम करने करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति कर दीजिए, किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त करके और जो है कर्मचारियों को इस तरह से पदोन्नति से आंतरिक जो है कोई भी संगठन रहे, चाहे बैंक रहे, आप देखिए तो वो आंतरिक सोर्स से अपना खुद सेना में भी अपना आंतरिक स्रोत से वो भर लेते हैं अपने योग्य उसको। अब दूसरा अगर आप देखें तो बाह्य है, तो बाह्य स्रोतों में वो प्रत्यक्ष भर्ती करना मतलब आप उनको जैसा कि रोज़गार मेला में होता है, आप बुलाते हैं कैंपस प्लेसमेंट कह लीजिए और प्रत्यक्ष भर्ती कराते हैं इच्छुक व्यक्ति और नियत समय पर जैसा कि साक्षात्कार उनका और जो है इस तरह से भी रोज़गार केंद्रों द्वारा भर्ती किया जाता है। तो बाह्य भर्ती के स्रोत तो बहुत हैं, शिक्षण संस्थान सीधे भर्ती करवाते हैं।
तो आप ध्यान से देखें, शिक्षण संस्थान सीधे भर्ती करा लेते हैं और कुछ तो कंसल्टेंट भी रखते हैं, मतलब परामर्श भी रखते हैं, परामर्शदाता, जिनके माध्यम से वो लेते हैं, भर्ती करते हैं। तो वहाँ एचआर होता है, एमबीए के लोग काम करते हैं। कर्मचारी का चुनाव का अर्थ का मतलब यही है कि सही व्यक्ति का चुनाव करने से है। कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे गाजीपुर में है 15 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, तो ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव नहीं किया जाएगा तो संस्था को लाभ के स्थान पर हानि होगी। ये सीधी बात है। अगर सही आदमी रहेगा तो विद टाइम मैनेजमेंट 1 महीना पहले भी आदमी कार्य को पूरा कर देगा, और वरना वही अगर नहीं रहेगा तो कर्मचारी का चुनाव आपने सही नहीं किया, या तो आप जो है सही समय पर कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब व्यावसायिक स्तर पे चुनाव करना है अगर आपको, तो बौद्धिक क्षमता उनको देखनी होगी, उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम होने चाहिए, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, और व्यक्तिगत गुण भी होना चाहिए। योग्यता और तकनीकी की योग्यता दोनों होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और डायोड आपने कभी देखा ही नहीं, और डायोड क्या एलडीआर तो आप जानते ही नहीं हैं एकदम। तो जबकि पढ़ाया सब कुछ है फिजिक्स के अंदर, तो थोड़ा बहुत सब चीज़ जानना चाहिए। सामान्य आधारित विषय का टॉपिक है ये। और कर्मचारियों की चयन करने की विधि में आप मुझसे पूछ लिया, तो आप जानते ही हैं, आवेदन पत्र देना, उसकी जांच करना, विज्ञापन वगैरह देके, और रिक्त आवेदन पत्र भेजना, मतलब कि जैसे कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, ये चीज़ भेज देना। छात्रों में वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन शॉर्ट में आपको ये दे रहा हूँ। ट्रेनिंग क्या है, तो ट्रेनिंग जानते ही हैं आप, अगर प्रशिक्षण है इसका शुद्ध रूप से अर्थ, और इसका उद्देश्य भी यही है कि अनुभव देना। अगर उद्यमी कर्मचारी में संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता पैदा करना। और प्रशिक्षण का महत्व क्या है कि आप सभी जान रहे हैं कि नए कर्मचारियों को कार्य की जानकारी देना, कर्मचारियों का विकास करने हेतु कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा किया जाए, दुर्घटना में भी कमी को, और व्यवहारिक रूप से आपके कर्मचारी, प्रशिक्षण से आपके कर्मचारी निश्चित रूप से वो बहुत ही इसका महत्व है। प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। कर्मचारी को उसके कार्य के प्रति का प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण की विधियाँ अनुभवी एवं पुरानी कर्मचारियों द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिनके पास अनुभव हो और पुराने कर्मचारी हों। दूसरा, आप प्रशिक्षण फोरमैन द्वारा भी आप इस चीज़ को दे सकते हैं, अगर कहीं बारीकी टेक्निकल जानकारी है। कार्य पर ही प्रशिक्षण ले जाके 15 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट चल रहा है गाजीपुर में ही, तो सीधे डिप्लोमा के छात्रों को वहाँ ले जाके प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप कृषि हैं तो धान की खेती में भी आप खेत पे भी जाके सीधे प्रशिक्षण ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आजकल खेती में हो चुकी हैं, यूट्यूब पे हैं भी। दूसरा, आगे बढ़ें, मजदूरी भुगतान विधि तो समय अनुसार आपको देना चाहिए, या दैनिक मजदूरी प्रणाली, 2 तरह की आपकी प्रणाली है मजदूरी दैनिक देने की। और लाभदायक इसमें कोई शर्त नहीं होती। लाभदायक यह विधि समयानुसार या दैनिक मजदूरी, ये विधि अत्यंत सरल भी है, आसान भी है, और कार्य के अनुसार, मतलब वो ठेका के अनुसार जो है आपकी मजदूरी होती है। जैसा कार्य रहता है वैसा ठेका रहता है, वैसा कार्य, और कार्य के अनुसार आपकी मजदूरी बढ़ाई जाती है। इस तरह से भी मजदूरी है। और फिर उसके बाद एक प्रेरणादायक प्रणाली भी है, जिसमें कि कुछ ना कुछ दोष इसमें रहते हैं, भुगतान दोनों पद्धतियों में कुछ ना कुछ। तो प्रेरणादायक में जो है वैज्ञानिक लोग अब इस पद्धतियों को भी बनाए कि उन मजदूरों को समय अनुसार उनको कुछ देते रहना चाहिए, बोनस वगैरह दिवाली का देखते ही हैं आप। अब अगर आ जाएं आप छोटे क्वेश्चन पे, तो भर्ती का स्रोत है आंतरिक और बाह्य दोनों, भर्ती का स्रोत है। और 1 नंबर, और भर्ती का किया जाना चाहिए, भर्ती का कार्य किया जाना चाहिए कुशल अधिकारियों द्वारा, और योग्य अधिकारियों द्वारा, अनुभवी अधिकारियों द्वारा। बिल्कुल सही बात है।
और उसके बाद व्यावसायिक स्तर पर चुनाव की दृष्टि में प्रार्थी में होना चाहिए, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक व्यक्तित्व, सही बात है। और प्रशिक्षण एक कर्मचारी के वर्तमान एवं भविष्य के लिए जाने जाने वाले कार्य में प्रभावकता को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। रिचर्ड साहब ने ये बात कही थी, प्रशिक्षण एक कर्मचारी के वर्तमान और एवं भविष्य के लिए, दोनों के लिए और कार्य में प्रभावकता को प्रभाव कार्य में आप प्रभाव तभी छोड़ पाएँगे। उसके बाद कार्य अनुसार मज़दूरी भुगतान विधि समझाइए। तो कार्य अनुसार मतलब पूर्व पहले कार्य निश्चित हो जाता है। ठेका मैंने आपको बताया, आप कराते भी हैं। और उसके बाद अगर आप इम्पोर्टेंट सवाल देखें तो देखिए प्रशिक्षण के 5 लाभ बताइए और उसके बाद आगे देखें प्रत्यक्ष भर्ती किसे कहते हैं? तो ये गेट पर मतलब इसको एक-एक को बुलाकर लिया जाता है और ये मुंबई पश्चिम बंगाल में प्रारंभिक परीक्षा भी ली जाती है ये इसके अंदर और इसको सूचना पढ़ के आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है। गेट पर ही इसका एक सूचना चिपका दी जाती है और गेट पे सूचना चिपका के उससे कितने श्रमिक चाहिए उनको अपना वो माँग लेते हैं। ये पंजाब और उसमें बंगाल में, तमिलनाडु में ज़्यादा की जाती है। भर्ती किसे कहते हैं? तो औद्योगिक संस्थान के पर श्रमिक अच्छे होने चाहिए, कुशल होने चाहिए, तभी अच्छे रहेंगे और ऐसे के लिए आपको जो है श्रमिक की भर्ती जो है आप तथा बहुत ही बढ़िया ढंग से आप जैसे कि आप रोज़गार मेला में देखते हैं, ऐसी संस्था में ऐसे श्रमिक भर्ती किए जाएँ जो अपने कार्य बिना किसी समस्या के संपादित करें और संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो इस तरह से आप आवश्यकता से अधिक श्रमिकों की भर्ती नहीं करनी चाहिए, उतना ही करें जितना कि आपकी संस्था के लिए ज़रूरी है। और फिलिप्पो साहब ने कहा भी है, श्रमिक भर्ती का अभिप्राय संगठन के लिए कर्मचारियों की खोज करना जो कि एचआर कर रहे हैं। वर्तमान में एचआर जो कि एमबीए एचआर का होता है, ह्यूमन रिसोर्स, ये करते हैं। तो ये फिलिप्पो साहब ने कहा है कि श्रमिकों की मतलब भर्ती का अभिप्राय संगठन के लिए कर्मचारियों की खोज करना। जैसे आप लड़का-लड़की की शादी खोजते हैं वैसे ही। तो वैसे ही संगठन के उसके लिए आपको एक कर्मचारी खोजना पड़ेगा और उन्हें रिक्त स्थानों के लिए आपको पूर्ति कर सकें। इसके लिए आप आवेदन वगैरह निकालते हैं, ऑनलाइन देखते ही होंगे आप। उसके बाद समयानुसार दैनिक मज़दूरी प्रणाली क्या है? बड़ी आसान सी चीज़ है, आप जान रहे हैं। समयानुसार मंथ के हिसाब से है, दैनिक आप रोज़ का है, आप इसको देख के घबराएँगे नहीं। और प्रशिक्षण का महत्व आप बड़े आसानी से लिख लेंगे कि भाई प्रशिक्षित रहेंगे तो एमएलएम में आजकल बहुत लड़के काम करते हैं, बहुत लड़के बम्बई जाके काम करते हैं। तो वहाँ वो प्रशिक्षण अपने संस्था के अंदर ही लेते रहते हैं और आगे भी बढ़ते रहते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम्स भी होते रहते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो, राज्य की हो या आपकी स्वयं की अपनी फैक्ट्री के अंदर की हो। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है प्रेरक प्रणाली कौन-कौन सी हैं? तो आप प्रेरणा, हेल्से पद्धति, वियर पद्धति, रोवन पद्धति, बेड़ो पद्धति, ग्रुप बोनस पद्धति, ये सब पद्धतियाँ हैं जो कि प्रेरणा देती हैं आपको कि आपके श्रमिकों को बोनस वगैरह देके कि जो है इससे आपके श्रमिक आपसे रहें। तो इससे प्रणाली के कुछ नाम बता दीजिए, तो नाम आपको मैंने बता दिया। प्रेरणा, हेल्से, गैंट, एमर्सन, जीवन निर्वाह, लगन वेतन, लाभ विभाजन पद्धति, ग्रुप बोनस, बेड़ो, टेलर और इसी के साथ-साथ आपका एक इसमें वृद्धि एवं विकास, आधुनिकीकरण एवं विविधता, ये आर्थिक वृद्धि की विशेषताएँ, आर्थिक वृद्धि को समझाता है, इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं? भारत एक विकासशील देश है और विकासशील के लिए सदैव आपको जो है
आगे बढ़ते रहने के लिए आर्थिक जो बढ़ते रहते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं, तो वही आपकी आर्थिक वृद्धि कहलाती है। और इसे आय में अपनी आप वृद्धि करते हैं, तो उसे आप आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इसकी विशेषताएँ निरंतर परिवर्तन होता है और संसाधन का आपका पूर्ति होने वाले परिवर्तन होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण जो है आप यूज़ करते हैं, ये भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक भी है। दीर्घकालीन वृद्धि करना आर्थिक वृद्धि के लिए है कि आप जो है राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो, जिसको कि आप आर्थिक वृद्धि माना जाएगा और ये लगातार हो। और प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि मानी जाती है। इसके साथ-साथ आपको आप इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ में आप देखें तो उद्योग के निर्माण का निर्णय करना। किसी भी उद्योग को निर्माण में आप निर्णय करेंगे तो मुख्य रूप से बात ध्यान रखें, क्या उत्पादित करें, स्वामित्व फर्म कैसी हो, नाम कैसा हो, स्थान का सही निर्धारण हो, पंजीयन हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएँ, भूमि भवन निर्धारित करें। और ये आपका आधुनिकीकरण है वर्तमान में, निकटतम बैंक शाखा से ज़रूर मिलें। उसके बाद आप आते हैं इसके अंदर उद्योग में श्रम की महत्ता क्या है? बिल्कुल सीधी बात है, अगर उद्योग में आप श्रम नहीं रहेगा तो ये अभाज्य अंग है इसका। उद्योग में श्रम की महत्ता बहुत है और औद्योगिक में श्रम का भागीदारी बहुत ज़्यादा है। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध रहने पर भी देश में पर्याप्त कुशल श्रम का अभाव है। इससे कि हम अपनी आर्थिक वृद्धि जिस तरह से होनी चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे हैं। नियोजक और कर्मचारी में संबंध कैसा होना चाहिए, एचआर और आपका कर्मचारी? तो ये भी सही बात है कि आपका जो कर्मचारी है उनके बीच में मधुर संबंध होने चाहिए, राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। और देखिए किस अर्थशास्त्री को उद्यमी को उसने कहा उद्यापक इकाई, जेबी से ने कहा ये उत्पादक इकाई। ये 1 नंबर का सवाल है। कभी-कभी पूछता है, हेनरी फेयोल पूछ देता है, इनको भी पूछेगा जेबी से को। ये उत्पादक इकाई ये कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी आर्थिक वृद्धि की विशेषताएँ बता दीजिए और आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उद्यमी को हमेशा सजग रहना चाहिए और नई-नई तकनीकों का अपना का ज्ञान होना चाहिए। ये आप आधुनिकीकरण आजकल हो ही रहा है, नए-नए दुकानें खुल रही हैं, तो प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आर्थिक की विशेषताएँ बताइए आर्थिक वृद्धि की। तो आर्थिक वृद्धि की विशेषताएँ में आप वही निरंतर परिवर्तन अर्थव्यवस्था हमेशा परिवर्तित होती रहती है और माँग के हिसाब से और संसाधनों की पूर्ति होने वाले हिसाब से। तो ये आपका आर्थिक विशेषताएँ हैं आपकी और प्राकृतिक संसाधनों का उचित रूप से दोहन करना चाहिए। जितना ज़रूरी है, वही दोहन आप प्राकृतिक करें और ज़्यादा वन ना काटें। और उसके बाद वृद्धि में उद्यमी की भूमिका को समझाइए। बताइए, ये कितना कैसा सवाल है? इसको आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि में उद्यमी को बहुत ही वो व्यक्तित्व उसका अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए और उद्यमी अगर सही नहीं रहेगा तो फिर आर्थिक वृद्धि हो ही नहीं पाएगी। तो उद्यमी को जो है बहुत सरल और बहुत ही व्यावहारिक होना चाहिए कर्मचारी के प्रति। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी होना चाहिए। तभी आर्थिक वृद्धि में जो श्रमिक है, चाहे वो बड़े उद्योग का हो या छोटा उद्योग का हो, वो सही रहेगा। ये आप अपनी तरफ से लिखें, अपनी भाषा में लिखें। आप खुद एक सोच के लिखें कि आप एक राइस मिल के मालिक हैं और आप अपने उद्यम अब बढ़ा रहे हैं आर्थिक वृद्धि और 4 आदमी रखे हैं, तो आप उसको कैसे उद्यमिता को आप बढ़ाएँगे कि अर्थव्यवस्था व्यवसाय में एकदम उद्यमिता से जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे आप अपना बढ़ाएँगे? तो आधुनिक मत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि उद्योग का कप्तान एक तरह से आप समझिए।
उद्यमी की भूमिका क्या है? उद्योग का कप्तान। तो उद्यमी को बस यही रहना चाहिए। आगे अब देखते हैं और इसके अंदर ख़त्म होता है हमारा यहीं पर चैप्टर ये और इसके अंदर आप विस्तृत में वही आधुनिकीकरण क्या है, इसका महत्व बता दीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आसानी से और इस पे आप जेबी से को ज़रूर याद रखिएगा, औद्योगिक इकाई कहा इन्होंने उद्यमी को और जेबी से साहब को और बाकी आप इसका मैं 1-2 सेकंड मेनी मेनी थैंक्स आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। यही आपका आर्थिक विकास है। तो मेनी मेनी थैंक्स नाम थोड़ा कॉलेज का टाइम